नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। छात्रों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर थर्ड के अंदर यूनिट फोर्थ की अपन जो है ना रीडिंग कर रहे हैं और इसके वीडियो लेक्चर आपने पहले भी देखे होंगे। आज उसी के संदर्भ में एक नया टॉपिक अपन लेके चलते हैं बच्चों, वो है कॉमन बेस एम्पलीफायर। अपन जो है यहाँ ट्रांजिस्टर को लेके चल रहे हैं और ट्रांजिस्टर से को किस तरह से एम्पलीफायर के रूप में काम में ले सकते हैं, ये अवस्थाएं अपन ने, ये सर्किट्स अपन ने देखे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने ये देखा होगा कि अपन ने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को काम में लिया था कि अधिकांश तरह कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की तरह अपन ट्रांजिस्टर को सर्किट में लगाते हैं। एम्पलीफायर का मतलब बच्चों आप जानते ही हो कि जो निवेशी इनपुट है, चाहे वो वोल्टेज की हो चाहे करंट की हो, उसका जो भी सिग्नल्स अपन इनपुट में दे रहे हैं, अगर उन इनपुट के सिग्नल को अपने को ज़्यादा बढ़ाने हैं तो उस अवस्था के अंदर अपन एम्पलीफायर काम में लेते हैं। एम्पलीफायर के लिए जैसे आप लोग रूटीन के अंदर अपन देखें हैं कि पहले अपने जो है केबल कनेक्शन होते थे, तो केबल कनेक्शंस के सिग्नल्स अपने घर तक पहुंचाने के लिए केबल वाले आपने देखे होंगे कि जो खंभों पे कोई एक बॉक्स लटकाते थे। एक्चुअली में उस बॉक्स के अंदर भी एम्पलीफायर ही होता था जो वीडियो और ऑडियो सिग्नल्स को जो है एम्पलीफाई करके अपने तक पहुंचाता था। क्योंकि जो सिग्नल्स हैं वायर के थ्रू जब आते हैं तो कुछ रेजिस्टेंस के कारण, वायर के रेजिस्टेंस के कारण उनको कमज़ोर हो जाते हैं। इस वजह से एम्पलीफायर सर्किट्स को अपन को काम में लेना पड़ता है। स्विचिंग के अंदर भी अपन ने देखा था कि एम्पलीफायर के रूप को अपन काम में लेते हैं, इस प्रवर्धक के सर्किट को भी अपन काम में लेते हैं। चलिए आज अपन इन चीज़ों से आगे चलते हैं अपन कि कॉमन बेस एम्पलीफायर कैसे काम करता है। तो अपन ये जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को सर्किट के अंदर 3 तरह से जोड़ा जाता है छात्रों। कॉमन एमीटर, जिसका वर्णन अपन कर चुके हैं, कॉमन बेस, और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर। यहाँ अपन ने ये जो चित्र एक आप देख रहे हो, ये कॉमन बेस एम्पलीफायर का चित्र है, जिसमें ये ट्रांजिस्टर है अपने पास। एनपीएन ट्रांजिस्टर को अपन ने काम में लिया है और ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बेस को अपन ने कॉमन कर दिया है। एमीटर इनपुट के अंदर काम आ रहा है और जो कलेक्टर है, जिसको कि अपन सी से बता रहे हैं, वो आउटपुट में काम आ रहा है। इसी सर्किट में एक इनपुट के लिए बैटरी लगाई है VEE, और दूसरी जो आउटपुट सर्किट के लिए जो बैटरी लगाई है उसको अपन ने बताया है VCC। आउटपुट के अंदर लोड रेजिस्टेंस है जिसको RL से बताया है, जिसको कि कैपेसिटर के साथ अटैच किया हुआ है। इसी तरह इनपुट में भी एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसको कैपेसिटर से लगाया गया है अपन ने। इनपुट वोल्टेज यहाँ अपन ने VI है। इनपुट करंट जिसको कि अपन ने IE, जो E है सबस्क्रिप्ट, ये एमीटर को बताता, ये IE जो है अपने पास, जो IE जो है अपने पास, इस तरह से अपन इसको प्रवर्धक के लिए जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको ये जो है डिफाइन कर सकता है अपन। IE एमीटर की तरफ धारा जा रही है, इसलिए इसको IE बताया अपन ने। और दूसरा कलेक्टर्स से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो उसको अपन ने IC बताया। इस चित्र 1 में इसका अपन ने दूसरा तुल्य परिपथ बनाया है जो कि चित्र 2 में बताया गया है, और जिनकी की चीज़ों को या जिनमें आए वाले कंपोनेंट्स को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें HRB V0 है और एक है HFB IE है, इनको अपन ने, और यहाँ पे वही B, C और E को एमीटर, बेस, E को एमीटर, B को बेस और C को कलेक्टर में बताया है। वही सेम इनपुट वोल्टेज VI और आउटपुट वोल्टेज VO है। अब इसके अंदर जो अपन राशियाँ निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं छात्रों धारा लाभ, मतलब करंट गेन। करंट गेन कितना हो सकता है अपन जानते हैं। जो पुरानी जो इक्वेशंस थी जिसमें अपन ने H प्राचालों को काम में लिया था चतुर टर्मिनल जाल के रूप में, उसमें अपन ने ABC, ये 3 इक्वेशन राइट हैंड में मैंने लिखी हुई है, जिनको जैसे A इक्वेशन है I2 = H21 I1 + H22 V2 से बताया था। इन इक्वेशंस को अपन यहाँ कन्वर्ट कर लेंगे, सिंबल्स बदलेंगे, बाकी इक्वेशन की फॉर्मेट वही रहेगी। तो अपन जानते हैं कि धारा जो लाभ है वो कैपिटल AIB = IC/IE, इनके या अपन ये कहें कि IC और IE के अनुपात को धारा लाभ बताएंगे, और इसको अपन ने समीकरण 1 से बताने की कोशिश की है। IC को जो समीकरण है IC = HFB IE + HOB VO आउटपुट वोल्टेज, ये समीकरण 1A से निकाली है, मैंने साइड में लिखा भी है।
और अपन जानते हैं कि समीकरण सी के द्वारा जो आउटपुट वोल्टेज है उसको अपन आई सी माइनस आई सी आर एल के द्वारा बता सकते हैं। पहले वाला जो एम्पलीफायर का सर्किट था उसमें भी अपन ने छात्रों ये चीज़ काम में ली थी, इसलिए इसकी वैल्यू रख दी और वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पर आई सी की वैल्यू निकाल ली, जो कि बच्चों समीकरण 2 के द्वारा बताई जाती है। इस आई सी की वैल्यू को समीकरण 1 में अगर अपन रख दें तो ए आई बी की मान आ जाता है अपने पास, और ए आई बी का मान निकाल लिया है अपन ने, जहाँ आई ई की वैल्यू जो है कैंसिल हो गई। तो इससे अपने को समीकरण 3 प्राप्त हुई, जो कि एच फॉर्म के अंदर अपने को मिल रही है। अब अपन जो दूसरा ये तो निकाला अपन ने छात्रों धारा लाभ, मतलब करंट गेन। अब अपन निकालेंगे वोल्टेज गेन, कि वोल्टेज गेन क्या होता है। वोल्टेज गेन में अपन ये कह सकते हैं कि ए वी बी इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज के अनुपात को अपन वोल्टेज गेन से बताते हैं। तो यहाँ अपन ने लिखा आउटपुट वोल्टेज को वैल्यू रखी वी ओ, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको माइनस आई सी इंटू आर एल अपॉन इनपुट जो वोल्टेज है उसका मान रख दिया, और इसमें यूजिंग बी और सी को अपन ने काम में लिया है, जो साइड में लिखी है मैंने। इसको सॉल्व किया और आई से भाग दिया दोनों तरफ, और जहां अपने पास आई सी अपन आई की वैल्यू रख दी अपन ने ए आई बी, और ए आई बी की वैल्यू जो है बच्चों समीकरण 3 से उठा के अपन ने यहाँ रख दी, जिसका का मान एच एफ बी अपॉन 1 प्लस एच ओ बी इंटू आर एल के द्वारा बताया जा रहा है। इस इक्वेशंस को अपन ने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद वोल्टेज गेन की जो इक्वेशन आई अपने पास वो अपन समीकरण 4 से छात्रों बता सकते हैं, और ये मान आ गया ए वी बी इज इक्वल टू एच एफ बी आर एल अपॉन एच आई बी प्लस डेल्टा एच आर एल के द्वारा बता सकते हैं, जहाँ डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो है अपने पास एच आई बी एच ओ बी माइनस एच एफ बी एच आर बी के द्वारा अपन बता सकते हैं। इस तरह से अपन ने वोल्टा लाभ निकाल लिया, मतलब वोल्टेज गेन निकाल लिया इस केस के अंदर। इसी तरह से अपन निवेशी प्रतिरोध निकालते हैं इसमें बच्चों। तो निवेशी प्रतिरोध के लिए अपन जानते हैं कि आर आई बी जो है, बी आप जो है सबस्क्रिप्ट जो है, आई तो इनपुट का बताता है निवेशी का, और जो बी है कॉमन बेस को बता रहा है। इसको अपन वी आई अपॉन आई ई के द्वारा लिख सकते हैं। वी आई और आई की जो वैल्यूज़ हैं वो अपन ने यहाँ मान रख दिए, मान रख के इसको सॉल्व किया तो समीकरण 5 आ गई, जो कि निवेशी प्रतिरोध को बताती है छात्रों। इसी तरह से आगे अपन देखें निर्गम प्रतिरोध का मान निकालें, तो निर्गम प्रतिरोध का मान अपन जानते हैं कि आर ओ बी जो है इज इक्वल टू वी आउट जीरो आउटपुट अपॉन आई सी के द्वारा जो है अपन बता सकते हैं, और जहाँ पर वी आई इज इक्वल टू जीरो, आर एल को वोल्टा स्रोत वी जीरो से प्रतिस्थापित करने पर अपन आई सी की वैल्यू को यहाँ पे उठा के यहाँ रख दिया समीकरण 6 में, और समीकरण बी से वैल्यूज़ निकाल ली, और ये वैल्यूज़ से अपन ने निर्गम प्रतिरोध में आई सी की वैल्यू रखने के लिए अपन ने इसका मान रख दिया, और जब मान रखा तो उस केस के अंदर अपने पास जो वैल्यू आई वो आई वी ओ डेल्टा एच अपॉन एच आई बी। तो इसी तरह से अपन ने आर ओ बी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ओ और आई सी की वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 7 के द्वारा जो निर्गम प्रतिरोध है, जिसको आउटपुट रेजिस्टेंस कह सकते हैं अपन, उसका मान निकाल लिया, आर ओ बी इज इक्वल टू एच आई बी अपॉन डेल्टा एच, जो कि समीकरण 7 को बता रहा है। ये अपने पास आउटपुट। अब इसका अगर सरलीकृत परिपथ बनाए, सिंप्लीफिकेशन, तो सरलीकृत परिपथ को अपन इस चित्र के द्वारा बता सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है, और इसमें आई सी की वैल्यू एच एफ बी आई के द्वारा बताई जाएगी, ए आई बी की वही आई सी अपॉन आई ई, इसका मान एच एफ बी आ जाता है। ए वी वोल्टेज गेन ऊपर तो आ गया, समीकरण 8 तो आ गया अपने पास क्या, धारा लाभ। अब अपन ने निकाला वोल्टा लाभ, तो वोल्टा लाभ का मान समीकरण 9 से बच्चों बता सकते हैं अपन, और इसी तरह इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस का मान यहाँ निकाला गया है, और इससे अपन शक्ति प्रवर्धन पावर गेन का मान निकाल सकते हैं। जो पावर गेन है उसका मान ए पी बी इज इक्वल टू ए वी बी मल्टीप्लाई ए आई बी, इनका मान अगर रख देंगे तो ये पावर गेन आ जाएगी, जो कि समीकरण 10 से द्वारा बताया गया है। इस तरह से अपन ने ये देखा है छात्रों कि यहाँ जो है अपन ने क्या किया, यहाँ अपन ने जो है ये आधार वाला सर्किट काम में लिया एम्पलीफायर में, और किस तरह से क्या वैल्यूज़ अपन निकाल सकते हैं उन वैल्यूज़ को देख के इनकी कैलकुलेशन की। अगले वीडियो लेक्चर में आपको अगला टॉपिक की जानकारी मिलेगी। आज के लिए इतना ही।